वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टोरेज क्लास का कंसेप्ट, जिसमें आज हम ये सीखेंगे कि स्टोरेज क्लास किसी भी वेरिएबल फंक्शन के अंदर किस तरीके से काम करती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको लेक्चर, नोट्स, प्रोग्राम और उसके आउटपुट भी प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो आइए समझते हैं कि स्टोरेज क्लास क्या होती है। ठीक है, स्टोरेज क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा हुआ है इंट ए। क्या लिखा है? इंट ए। जब कभी भी हम इंट ए लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, पहले समझ लेते हैं। जब हमने इंट ए लिखा, इसका मतलब ये होता है कि ए के लिए कोई भी एक मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, एक कोई मेमोरी में स्पेस क्रिएट हो गया होगा जिसका नाम क्या हो गया होगा? ए। ठीक है, और साथ ही साथ इस जो मेमोरी में स्पेस क्रिएट हुआ है, इसके लिए कोई ना कोई एड्रेस बन गया होगा इस मेमोरी स्पेस का। ठीक है, तो ये एड्रेस बन गया, सपोज करिए 0246, कुछ भी एड्रेस बन गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें किस टाइप की वैल्यू आएगी ये डिफाइन हो गया होगा। ठीक है ना, और इसके साथ ये डिफाइन हो गया कि ये कितना मेमोरी स्पेस लेगा, यानी 2 बाइट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जब कभी भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो वो वेरिएबल मेमोरी में एक स्पेस लेता है, उसका कुछ न कुछ नाम हो जाता है, उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है और उसका वैल्यू टाइप डिफाइन हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या डिफाइन हो गया? वैल्यू टाइप, ठीक है, नेम, यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ? साइज एंड एड्रेस। तो 4 चीज़ें फाइनल हुई। क्या क्या? वैल्यू टाइप, नेम, साइज एंड एड्रेस। सिर्फ इतना लिख देने से ये चीज़ मेमोरी में डिफाइन हो जाती है। अब इतनी चीज़ जो डिफाइन होती है, इसके अलावा भी वेरिएबल में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें जानना होता है, जिनका हमें यूज़ करना होता है। क्या क्या होता है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पता करना होता है कि भाई मेमोरी लोकेशन क्या है। क्या बोला मैंने? मेमोरी लोकेशन, यानी जो हमारा वेरिएबल है उसको मेमोरी कहाँ पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी का मतलब ये है कि रैम में मिलेगी या सीपीयू रजिस्टर में मिलेगी। ठीक है ना, इसके अलावा जो हमारा वेरिएबल है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी। क्या बोला मैंने? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है ना, कि कोई भी वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना होता है। उसका स्कोप क्या होगा। ठीक है, स्कोप का मतलब ये वो कहाँ एक्सेस हो सकता है, और उसका लाइफ एग्जिस्टेंस क्या होगा, यानी वो कब तक रहेगा और कब उसका स्कोप या उसका जो लाइफ है वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमें एक वेरिएबल में साइज, वैल्यू टाइप, वेरिएबल नेम और एड्रेस के अलावा इन 4 चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। और जब कभी भी हम इन 4 चीज़ों की बात करते हैं तो इसको डिफाइन करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ होता है उसे बोला जाता है स्टोरेज क्लास। क्या बोला जाता है भाई? स्टोरेज क्लास। तो अगर कोई पूछता है सी में कि स्टोरेज क्लास क्या होती है, तो आप बताएंगे स्टोरेज क्लास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, स्कोप और लाइफ एग्जिस्टेंस बता सकते हैं। ठीक है ना, इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये बताओ कि ये एक ही टाइप का होगा क्या स्टोरेज क्लास, कि जो ये चारों चीज़ों को बता देगा? नहीं भाई, ये जो स्टोरेज क्लास है ये अलग अलग टाइप का होता है। ये अलग अलग टाइप का होता है, उसी के बेसिस पे डिफाइन होता है कि ये लोकेशन कहाँ होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, स्कोप क्या होगा और लाइफ एग्जिस्टेंस क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये कौन कौन से स्टोरेज क्लास है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरेज क्लास की अगर हम बात करें तो एक होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। क्या होता है? ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। दूसरा होता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तीसरा होता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, और नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। 4 स्टोरेज क्लासेस की मैंने बात करी, कौन कौन सा?
ऑटोमेटिक, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्नल। ठीक है, तो चलिए इन चारों के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये चारों का अलग अलग क्या काम है, इसे प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 4 स्टोरेज क्लास है। कौन कौन सी? एक ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ठीक है, इसके अलावा रजिस्टर स्टोरेज क्लास, इसके अलावा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। ठीक है ना, ये 4 स्टोरेज क्लासेस हैं जिनका हम यूज़ करके, जैसा कि मैंने बताया कि हम बताते हैं कि उस किसी भी वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन क्या है, उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसका लाइफ क्या है। चलिए देख लेते हैं कि जो ये स्टोरेज क्लासेस हैं ये किसी भी वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेशन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, स्कोप और लाइफ कैसे प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनके कीवर्ड्स के लिए कौन कौन से कीवर्ड यूज़ होते हैं। इसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है ऑटो, इसके लिए स्टैटिक, इसके लिए रजिस्टर और इसके लिए एक्सटर्न। ठीक है, ये कीवर्ड इसके लिए यूज़ होता है। मैंने इसको स्मॉल कर दिया है क्योंकि सभी कीवर्ड स्मॉल लेटर में होते हैं। ठीक है ना, तो जब कभी भी प्रोग्राम में हम इन स्टोरेज क्लासेस का यूज़ करेंगे तो ये कीवर्ड्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलिए समझते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसका मेमोरी लोकेशन, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मेमोरी लोकेशन, ठीक है ना, इसके अलावा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, स्कोप और लाइफ। इतनी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है तो इस लाइन को कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, स्पेस हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको कि ऑटोमेटिक के लिए कैसा होगा, स्टैटिक के लिए कैसा होगा, रजिस्टर के लिए कैसा होगा और एक्सटर्नल वेरिएबल, एक्सटर्नल जो हमारा स्टोरेज क्लास है उसके लिए कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, जब कभी ऑटोमेटिक की बात की जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी ये लेता है किसमें? रैम में। किसमें लेता है? रैम में। ठीक है, जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसकी बात करें ऑटोमेटिक की, तो ये लेता है गार्बेज। क्या लेता है भाई? गार्बेज। तो अगर कोई पूछता है कि ऑटोमेटिक जो वेरिएबल है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या है, तो आप बोलोगे क्या? गार्बेज है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, इसको भी एक लाइन खींच देते हैं। इसका स्कोप जो अगर हम बात करें तो स्कोप होता है क्या? लोकल। क्या होता है? लोकल। लोकल मतलब ये कि इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी विद इन फंक्शन या फिर ब्लॉक। ओके, क्लियर है ना? तो जब कभी भी हम ऑटोमेटिक वेरिएबल यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन रैम में होगी, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होगी, उसका स्कोप जो होगा वो लोकल होगा और उसकी लाइफ जो होगी विद इन फंक्शन या विद इन ब्लॉक, जहां पर वो डिफाइंड डिक्लेयर्ड है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम बात कर देते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिक भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेता है? रैम में स्पेस लेता है। अगर किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, या फिर अगर कैरेक्टर का केस है तो वहाँ पर नल होगी। ठीक है, अगर हम बात करें स्कोप की तो स्कोप इसका भी होता है क्या? लोकल। क्या होता है? लोकल। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो जब कभी भी किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसको मेमोरी इंटायर प्रोग्राम में मिल जाती है। तो वो होता तो लोकल है लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो मल्टीपल फंक्शन, 2 फंक्शन के बीच में आराम से काम करती रहती है, वो उसकी वैल्यू ओवर नहीं होती है। ठीक है, इसको मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। टिल मेन फंक्शन एंड मल्टीपल फंक्शन कॉल, मल्टीपल फंक्शन कॉल। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद अगर हम रजिस्टर की बात करें तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि भाई ये रजिस्टर में मेमोरी लेता होगा, तो इसको लिख दीजिए क्या? रजिस्टर। ये रजिस्टर में मेमोरी लेता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या लेगा, तो ये गार्बेज लेगा। क्या लेगा? गार्बेज लेगा। अगर हम बात करें कि भाई ये स्कोप कैसा होगा, तो इसका स्कोप क्या होगा? लोकल होगा। लोकल होगा तो सीधी सी बात है विद इन फंक्शन या फिर
ब्लॉक। ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर है। अब आते हैं हम एक्सटर्न में। एक्सटर्न में मैंने बताया कि यहाँ पर रजिस्टर केवल रजिस्टर लेगा, और जो ये होगा ये भी क्या ले लेगा, रैम। तो 3 ऐसे स्टोरेज क्लासेस हैं जो रैम लेते हैं, एक अकेला जो है रजिस्टर में मेमोरी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, 0 हो गया, ये भी 0 या फिर नल। नल किस केस में, स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर के केस में। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है क्या, ग्लोबल। ग्लोबल होगा तो इंटायर प्रोग्राम में इसकी लाइफ रहेगा, इंटायर प्रोग्राम में। ठीक है ना, यानी इसको किसी ब्लॉक के अंदर नहीं रखा जा सकता, इसे हम पूरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं और प्रोग्राम में इसका स्कोप बना रहता है। चलिए इसे 1 बाय 1 समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ऑटोमेटिक, क्या, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए कीवर्ड कौन सा यूज होने वाला है भाई, ऑटो। ठीक है, पहली चीज समझ लेते हैं। दूसरी चीज, ये गार्बेज वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेता है। ठीक है, रैम में स्पेस लेता है। ठीक है, लोकल होता है। इतनी बात हमने इसके बारे में की है। और इसका लाइफ विद इन फंक्शन या विद इन ब्लॉक होता है। मैंने बताया विद इन फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर होता है। इतनी चीज़ें इस ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस के बारे में बात की गई है। इसको 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए प्रोग्राम से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं कोई मेन फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोग्राम के थ्रू हम इसे समझेंगे। ये हमने मेन फंक्शन किया, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं ऑटो, और सपोज करिए इंटीजर वेरिएबल ले लिया है, आई ले लिया और ए ले लिया, जिसकी वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। क्या ले लिया, 10 ले लिया। एक ऑटो वेरिएबल हम और ले लेते हैं, ऑटो कैरेक्टर CH ले लिया। ठीक है, अब जब किसी की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट करनी होती है ना, तो हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते, उसे डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसे डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रिंट एफ में हमने लिखा %d और आई को हमने प्रिंट कर दिया। आई की जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर हम एक काम करते हैं, प्रिंट एफ में जाते हैं और इस बार हम %c करके और CH को भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, तो CH की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगेन प्रिंट एफ में चले और इस बार %d और a की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। ए के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको ए को वैल्यू को असाइन किया गया है। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो क्या क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर कोई भी एक रैंडम वैल्यू यानी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर भी एक कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर आएगा क्या, 10। क्या आएगा, 10। इतनी बात तो क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक है, कि जब कभी भी हम कोई वेरिएबल ऑटोमेटिक लेते हैं तो अगर उसको वैल्यू असाइन किया है तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर असाइन नहीं किया है तो कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके जो, ये बात तो समझ में आ गई कि गार्बेज लेता है। ठीक है, ऑटो कीवर्ड से डिक्लेयर होता है। अब हम समझ लेते हैं कि ये लोकल कैसे होता है। क्या बोला मैंने, लोकल कैसे होता है। ठीक है, तो देखिएगा, लोकल के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ब्लॉक, और यहाँ पर हम एक और ऑटो इंट a = 20 दे देते हैं। क्या करते हैं, ऑटो इंट a = 20, और फिर से कर देते हैं प्रिंट एफ में %d और a को कर दिया प्रिंट, और इस ब्लॉक को कर दिया क्लोज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर बना है तो इसकी जो लाइफ एग्जिस्टेंस है वो इसी ब्लॉक के अंदर रहेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी। देख लेते हैं चेक करके, ये भी चेक करेंगे हम कि इसके बाहर जाती है क्या। बाहर चेक करने के लिए हम एक और प्रिंट एफ लगा देते हैं और %d और इस बार प्लस प्लस करके a को प्रिंट कर देते हैं। गेट CH लगा दीजिएगा और इसको क्लोज कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा भाई, इस बार क्या प्रिंट होगा। इस बार क्या होगा कि यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया कि 10 प्रिंट हो जाएगा, गार्बेज वैल्यू हो जाएगी, लेकिन जब इस ब्लॉक के अंदर आएंगे तो यहाँ पर a के लिए क्या वैल्यू मिली है, 20। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा हमें 20। क्या आएगा आउटपुट, 20। लेकिन जब इस ब्लॉक के हम बाहर आएंगे और हम a को इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, a वाले ब्लॉक की लाइफ यहाँ पे ओवर हो चुकी है। अब इस a से कोई मतलब नहीं होगा। अब जो मेन फंक्शन के ब्लॉक के अंदर चल रहा है
ये मेन फंक्शन ब्लॉक के अंदर चल रहा है, मेन फंक्शन भी एक ब्लॉक है अपने आप में, एक मेन फंक्शन की बॉडी है, तो उसके अंदर जो ए चल रहा है इसकी वैल्यू जो 10 है ये इंक्रीमेंट होकर के और इस बार प्रिंट हो जाएगी 11। क्या प्रिंट हो जाएगा? 11। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो ऑटो वेरिएबल होते हैं वो किसी भी प्रोग्राम में किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें किसी भी ब्लॉक के अंदर इंडिविजुअल यूज़ किया जा सकता है या फिर इंटायर प्रोग्राम में एक लोकल बॉडी के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑटो कीवर्ड यूज़ नहीं करते, क्या बोला मैंने? ऑटो कीवर्ड यूज़ नहीं करते, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही मानता है, या ये कह लीजिए कि सी प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये जो ऑटो लिखा हुआ है ये क्या है भाई? ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है। तो ऑटो जो कीवर्ड लिखा हुआ है वो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ऑप्शनल होता है, चाहे आप उसको लगाएं या ना लगाएं। ओके, चलिए बात करते हैं अब स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। देखिएगा, जब कभी भी स्टैटिक नाम आता है इसका मतलब ये होता है स्थिर, फिक्स्ड। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैंने बता चुका हूँ कि कीवर्ड हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब ये कि इसको फर्स्ट मेमोरी मिलता है। क्या मिलता है भाई? फर्स्ट मेमोरी मिलता है। फर्स्ट मेमोरी मिलता है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं बता चुका हूँ इसका 0 या फिर नल होगा। ठीक है, इसके अलावा इसको रैम में स्पेस मिलेगी और ये मल्टीपल फंक्शन कॉल में पार्टिसिपेट करता है। मल्टीपल फंक्शन कॉल में पार्टिसिपेट करता है, लोकल होता है। ठीक है, समझिएगा, मैंने बोला फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन होता है। फर्स्ट मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी दो स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हैं सेम नेम के साथ, क्या बना रहे हैं? सेम नेम के साथ, तो इसको इनिशियलाइज एक बार ही करना है, वन टाइम ही इसे इनिशियलाइज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम चाहें कि हम अपने प्रोग्राम में स्टैटिक वेरिएबल सेम नेम से बना लें तो सेम नेम से तो वो बन जाएगा, लेकिन वो मेमोरी लोकेशन एक ही बार ही लेगा, उसे एक बार ही मेमोरी मिलेगी। तो जब आप उसे इनिशियलाइज करेंगे तो वो एक बार ही इनिशियलाइज होगा। ठीक है, ये बात इसमें एक्स्ट्रा नोट करने वाली बात थी। दूसरी बात ये है कि अगर इसको आप ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं तो वो पूरे फाइल में उसकी लाइफ एग्जिस्टेंस होती है। कहाँ होती है? पूरे फाइल में उसकी लाइफ एग्जिस्टेंस होती है। अब चलिए इस बात को थोड़ा समझते हैं कि भाई हम इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो ये 0 नल का केस है वो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक मैं फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड सम नाम से फंक्शन बना लिए, सम नाम से एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हम एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 10 एंड स्टैटिक इंट b इज इक्वल टू 20। इन दोनों को हम प्रिंट कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी और 20 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फंक्शन के अंदर हम a को प्लस प्लस कर दिया और b को कर दिया क्या? प्लस प्लस। ये एक फंक्शन हमने बनाया जिसमें हमने क्या किया कि स्टैटिक वेरिएबल लिए, स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट किया और उन वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दिया। क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, मेन फंक्शन में आते हैं, वॉइड मेन फंक्शन। हमने इसको इसलिए बनाया कि इसे हम कॉल कर सकें। वॉइड मेन फंक्शन में आते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन में इस फंक्शन को हम कर लेते हैं कॉल। कॉल करने से पहले मैं थोड़ा डिफ़ॉल्ट का केस बता दूं, फिर इसको कॉल करता हूं। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट का केस मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए स्टैटिक इंट ए ले लिया है। ठीक है, इसी तरह कैरेक्टर स्टैटिक कैरेक्टर ch ले लिया है, या फिर स्टैटिक फ्लोट f ले लिया है, और स्टैटिक कैरेक्टर ARR या फिर कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है,
ये हमने ले लिया है। अगर हम इनको प्रिंट करते हैं, मैं एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ डी इंटीजर ए के लिए ले लेते हैं, परसेंटेज ऑफ सी कैरेक्टर के लिए लेते हैं, परसेंटेज ऑफ एफ फ्लोट के लिए लेते हैं, और परसेंटेज ऑफ एस स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर अरे के लिए लेते हैं, और इसको 1 बाई 1 प्रिंट कर देते हैं, ए सी एच एफ और ए आर आर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब इसको प्रिंट करेंगे तो इस केस में क्या होगा कि जो डी प्रिंट होगा वो 0 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल जब किसी को डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जो भी इंटीग्रल वैल्यू होती है वो 0 होती है। कैरेक्टर की नल हो जाएगी, टर्बो के केस में ये प्रिंट नहीं होता है तो नल हो जाएगी। इसके केस में 0.0000006 टाइम 0 होगा। और अगर परसेंट यस की बात करें, स्ट्रिंग की बात करें यानी ए आर आर की, तो ये भी हो जाएगा क्या, नल। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम इस तरह की वैल्यू यूज़ करते हैं तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टैटिक के केस में ये प्रिंट हो जाती है। ठीक है ना। अब हम आते हैं इस अपने फंक्शन पे, जिस फंक्शन को हमें करना है कॉल। तो इस फंक्शन को कॉल करते हैं, लूप के थ्रू कर लेते हैं। लूप के थ्रू करेंगे तो पता चलेगा ये फंक्शन मल्टीपल टाइम कॉल हुआ है। आई ले लेते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस, ये हमने कर लिया। ठीक है, और इस फंक्शन को हम कर लेते हैं क्या, कॉल। क्या कर लिया, कॉल कर लिया। ठीक है ना। अब देखिएगा ये फंक्शन 3 बार कॉल होगा, तो ये कैसे अपनी वैल्यू को होल्ड करके मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग के बीच में यूज़ करेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसने ये वेरिएबल्स देखे और उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर दी। यहाँ पे आएंगे, लूप चलाया है आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3। लूप चलाना आप जानते होंगे, इसका मतलब ये है कि ये लूप 3 बार चलेगा, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए, क्योंकि 3 जैसे ही होगा ये लूप से बाहर हो जाएगा। 3 बार ये फंक्शन कॉल होगा। तो जब पहली बार फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर आएंगे तो ये आएगा स्टैटिक वेरिएबल इंट ए और 10 आएगा, फिर बी 20 आएगा। अब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो सबसे पहली बार वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 10 एंड 20। ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 11 और बी की वैल्यू हो जाएगी क्या, 12। यहाँ पर बढ़ गई, लेकिन हम फिर से चले गए मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में गए तो फिर से फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ। फिर से जब फंक्शन कॉल हुआ तो अगेन यहाँ पर आए। यहाँ पर जैसे ही आते हैं अगेन हम, तो देखिएगा क्या होगा कि इस बार जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसकी वैल्यू 10 नहीं होगी, ये अपनी वैल्यू होल्ड करके रखा हुआ है। तो जो 10 वैल्यू नहीं होगी तो ये वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, क्योंकि 11 के 10 बढ़ के क्या हो गया है, 11 हो गया है। तो इस बार प्रिंट जो पहले करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा 11 एंड 21। ठीक है, अगेन गई वैल्यू, अगेन वापस आई, तो अब फिर से ये वाला काम एक ही बार होता है। जैसे मैंने कहा था ना, इनिशियलाइजेशन एक बार करेंगे, डिक्लेयर आप कितनी बार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये वैल्यू हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 22। इतनी बात क्लियर हुई स्टैटिक के केस में। तो स्टैटिक के केस में मल्टीपल फंक्शन कॉलिंग के बीच में जो स्टैटिक होता है अपनी वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता है। क्या करता है, अपनी वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता है। इतनी चीज़ क्लियर हुई है ना। चलिए बात करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के बारे में। ठीक है, कौन सी स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इसके लिए कीवर्ड कौन सा यूज़ होता है, आपको पता ही होगा, एक्सटर्न कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और ये ग्लोबल डिक्लेयर होता है। भाई ये ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। जब कभी भी कोई चीज़ ग्लोबल डिक्लेयर होता है यानी वो एंटायर प्रोग्राम में उसका एग्जीक्यूशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसका नाम है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आया हुआ। जो बाहर से आया हुआ मतलब ये कि इसे आउटसाइड मेन फंक्शन इसको प्रायोरिटी मिलती है। कहाँ पर, आउटसाइड मेन फंक्शन। अब कैसे मिलती है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा वॉइड मेन, ठीक है, और हमने लिखा एक्सटर्न
इंट ए, ठीक है। जैसे ही हम ये लिखेंगे कंपाइलर इसे आउटसाइड ढूंढेगा कि ये एक्सटर्नल है, ये कहीं बाहर से आया है क्या। अगर हमने इतना लिख दिया है तो यहाँ पर ये जनरेट कर देगा एरर। क्या जनरेट कर देगा? एरर। लेकिन अगर हमने इसको बाहर कहीं डिक्लेयर कर दिया, मेन फंक्शन के बाहर इंटीजर ए डिक्लेयर कर दिया, तो ये एरर हटा देगा, बोलेगा हाँ भैया ये तो बाहर से आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे हम कर देते हैं प्रिंट। हमने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया परसेंटेज ऑफ डी और ए को प्रिंट कर दिया। तो जो ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी दैट मीन्स 0, वो क्या हो जाएगी? प्रिंट हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि भैया एक काम करो, इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दो, तो यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने वैल्यू दिया तो कंपाइलर फिर बोलेगा ये बाहर से आया है तो वैल्यू लेकर आया होगा ना, यहाँ आके वैल्यू इसको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल वेरिएबल है और एक्सटर्न कीवर्ड और इनिशियलाइजर दोनों साथ में कभी नहीं आते। तो बोलेगा भैया एक काम करो, इसको बाहर डिफाइन कर लो, यहाँ डिफाइन नहीं होगा, यहाँ पर अगर करोगे तो हम क्या दे देंगे? एरर जनरेट कर देंगे। तो इसे हमें डिफाइन करना पड़ता है क्या? आउटसाइड मेन फंक्शन। कंपाइलर इसे बाहर ढूंढता है तो इसे यहाँ पर डिक्लेयर भले ही कर दिया, यहाँ पर आप इसे डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप डिफाइन करेंगे तो इस बार जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट हो जाएगी? 10 प्रिंट हो जाएगी। क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी? 10 प्रिंट हो जाएगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास होता है वो किसी भी वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करता है, कंपाइलर उसे कैसे ट्रीट करता है, वो उसको कहाँ पर डिक्लेयर करना है, कहाँ पर डिफाइन करना है और कैसे यूज़ करना है। ओके चलिए बात करते हैं रजिस्टर वेरिएबल की। रजिस्टर वेरिएबल के लिए कीवर्ड कौन सा यूज़ होता है? रजिस्टर। इसको मेमोरी कहाँ मिलती है? सीपीयू रजिस्टर में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है। इसे लोकल डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, अगर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है क्या? रजिस्टर। अगर रजिस्टर डिक्लेयर किया गया है तो उसे आउटसाइड रैम यानी सीपीयू में मेमोरी मिलेगी। तो जब कंपाइलर ढूंढेगा रैम में इसका एड्रेस, तो रैम में तो इसका एड्रेस मिलना नहीं है, इसका एड्रेस कहाँ मिलेगा? सीपीयू में, ठीक है, सीपीयू रजिस्टर में। तो भाई कंपाइलर बोलेगा कि भाई ये इसका एड्रेस हम प्रिंट नहीं कर सकते, यानी जो रजिस्टर वेरिएबल होते हैं उसका एड्रेस हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, कंपाइलर एरर जनरेट कर देता है। लेकिन ये किसी दूसरे का एड्रेस रख सकते हैं, यानी ये पॉइंटर जैसा ट्रीट हो सकता है। तो इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। जो बात मैंने बोली है, वॉइड मेन फंक्शन बना लेते हैं, इंटीजर इसको रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, रजिस्टर इंटीजर ए डिक्लेयर कर लिए। इसे प्रिंट करेंगे तो एज यूजुअल क्या होगा? गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कोई भी एक 842 समथिंग कोई भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं तो नॉर्मली ये क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ तो क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकल होता है तो इनसाइड बॉडी ये जहाँ भी डिफाइन आप करेंगे वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इसका एड्रेस प्रिंट कर लें, क्या प्रिंट कर लें भाई? एड्रेस, ये प्रिंट कर लें, तो यहाँ पर आ जानी है कंपाइल टाइम एरर। क्या आ जानी है? कंपाइल टाइम एरर। तो आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा कि भाई हम जो भी रजिस्टर वेरिएबल हैं उनका एड्रेस प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये पॉइंटर जैसा ट्रीट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने एक वेरिएबल लिया है और n इज इक्वल टू सपोज करिए 20 लिया है, और रजिस्टर वेरिएबल हम ले रहे हैं, रजिस्टर इंट पॉइंटर, ये हम ले रहे हैं। तो पॉइंटर इज इक्वल टू m% चलेगा और प्रिंट एफ में परसेंटेज ऑफ डी एस्ट्रिक ऑफ पी ये प्रिंट कर सकते हैं, या फिर प्रिंट एफ में परसेंटेज ऑफ यू और पी ये प्रिंट किया जा सकता है, ये चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर खुद का एड्रेस प्रिंट करोगे, सॉरी यहाँ पर यू प्रिंट होगा, अगर खुद का एड्रेस प्रिंट करोगे
तो प्रिंट नहीं होगा। ओके। आई होप आपको स्टोरेज क्लास के बारे में ढेर सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।